बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं जागीर न्यूज़। नाज़रीन, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे मुल्क का सरमाया है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़िंदगी भर अपनी कमाई पाकिस्तान भेजते हैं तो पाकिस्तान की इकॉनमी का पहिया चलता है। लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में आकर किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, ये वही समझते हैं। इसके लिए हमारी हुकूमत ने बहुत सारे इक़दामात भी किए हैं ताकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जा सके, मगर बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो रहा। हमारे साथ मौजूद हैं शेख अज़हर हुसैन, जो पिछले 40 साल से सऊदी अरब में सेटल हैं। वो पाकिस्तान में आए हैं, यहाँ पर रहना चाहते हैं, लेकिन उनको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, उन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सलाम गफरान, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा शेख साहब, ये बताइए कि आप पाकिस्तान आए हैं, आपने सारी ज़िंदगी पाकिस्तान में सरमाया भेजा है हमारी मुल्क की इकॉनमी के लिए, जो बहुत अहमियत रखता है। तो आपको किन किन मसाइल का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है, ये ज़रा बताइए। जी गफरान, ऐसा है कि यहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट करके अपनी जगह लेते हैं कि चल के वहाँ रहेंगे और अपने बच्चों को भी रखेंगे, तो सबसे बड़ा मसला यहाँ पे ये होता है कि लोकल लोग जो होते हैं वो उन ज़मीनों पे कब्ज़ा इसलिए कर लेते हैं कि हम 2 साल के बाद एक दफ़ा आते हैं, वो भी 1 महीने के लिए, तो ज़्यादा हम यहाँ नहीं होते। तो मैंने भी ये जगह को 32 साल पहले ख़रीदी थी, ये त्रेट में 5 लाख 19 मरले। और चूँकि हम ज़्यादा टाइम वहाँ पे गुज़ारते हैं, आते नहीं थे, तो एक दफ़ा तो पूरी ज़मीन पे कब्ज़ा होने की कोशिश हुई। तो मैंने पुलिस की और महकमा माल की हेल्प ली, तो जिन्होंने कब्ज़ा किया था वो मौके पे आए ही नहीं, फिर भाग गए वहाँ से। अब दूसरा ये हुआ कि अभी कोरोना की वजह से हम स्टक अप हुए हुए थे सऊदी अरब में। मेरी वाइफ़ को भी कोरोना हो चुका था, जिसके नाम पे ये जगह है शबाना नाज़ शेख। तो सबको पता था कि अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी ट्रैवल नहीं कर सकते, आ नहीं सकते यहाँ पे। तो इन्होंने सर्दियों का, अक्सर ये सर्दियों में कब्ज़ा करते हैं अमरीकी साइड वाले लोग, क्योंकि लोगों को आना जाना कम होता है। तो इन्होंने हमारी ज़मीन पे कुछ तजावज़ात करने की शुरू कर दिया काम। एक छोटा-सा दुकान टाइप सा कमरा बना दिया और दीवारें बना दी। इन्होंने ये किया है कुछ लोगों ने कि हमारी ज़मीन को लोगों के आगे सेल किया है स्टैम्प पेपर्स के ऊपर, और लोगों से पैसे ले लिए और उनको कब्ज़ा देने की कोशिश की। जब ये बात मुझे पता चली तो सऊदी अरब से मैंने इत्तेफ़ाक से, मेरे बेटे इधर आए हुए थे, तो उनसे मैंने डॉक्टर अरसलान से कहा कि भई जाके पता करो। तो उन्होंने पुलिस के पास गए, तो पुलिस ने कहा कि आप स्टे ऑर्डर लेके आएँ। तो सैटरडे को उसने स्टे ऑर्डर लिया, काम रुकवा दिया। पूरा 1 साल केस मरी में चलता रहा। ये जो फ़रीक थे जिन्होंने ये चीज़ें तजावज़ात की हुई थी, इन्होंने बिल्कुल परस्यू नहीं किया, बिल्कुल नहीं आए वहाँ पे, और आखिर एकतरफ़ा फ़ैसला हो गया मेरे हक़ में। अब उसकी इम्प्लीमेंट के लिए मैं पुलिस के पास भी गया हूँ, पुलिस ने कोऑपरेट किया इतना कि वो आए यहाँ पे। लेकिन ये लोग हमें चारदीवारी लगाने नहीं दे रहे। हमें अपनी जगह की चारदीवारी लगानी इसलिए ज़रूरी हो गई ताकि ये दोबारा कोई कब्ज़ा ना कर सके इस तरह से। अच्छा, आप अपनी प्रॉपर्टी पे चारदीवारी लगाना चाह रहे हैं, उसकी क्या ज़रूरत आपको पेश आई? क्या ये लोग ट्रेसपासिंग कर रहे हैं, आपकी जगह में घुसने की कोशिश कर रहे जी हैं? हाँ, ये वही इसीलिए तो बता रहा हूँ कि कोरोना में इन्होंने थोड़ा-सा साइड से जो रकबा है उसको कब्ज़ा करना शुरू कर दिया था, बल्कि बना दिया था कुछ ना कुछ। तो इसी वजह से हमने स्टे ऑर्डर लिया और अदालत में गए। अदालत में चूँकि ये लोग पेश ही नहीं हुए पूरा साल, समन आते रहे, कोई पेश नहीं हुआ, क्योंकि इनके पास कोई सबूत, कोई चीज़ ऐसी नहीं थी। लिहाज़ा केस हमारे हक़ में हो गया एकतरफ़ा। अब हम चारदीवारी इसलिए लगाना चाहते हैं कि हम फिर वापस चले जाएँ या दूर हो जाएँ, तो कोई यहाँ पे कब्ज़ा ना कर सके। चारदीवारी जब लगाने आए हैं तो इन्होंने फ़र्ज़ी जो है अपना एक फ़र्द दिखाया है, कि जी ये फ़र्द जो है हमारा है और ये सड़क के इधर भी है, उधर भी है। हालाँकि मेरा 15 नंबर खसरा नंबर 1 है सिर्फ़, उसमें कोई शराकत नहीं, कुछ नहीं है। लेकिन ये इतना इन्होंने मजबूर किया, और मारने को आते हैं और गाली-गलौज देते हैं, और जो मज़दूर काम करते हैं उनको भी गाली-गलौज देते हैं, और ये काम नहीं करने देते, वो बनाने नहीं देते हमें। तो अच्छा नाज़रीन, इसमें जो काबिल गौर बात यह है कि शेख अज़हर हुसैन साहब फरमा रहे हैं कि हमारे पास मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, अक्स मौजूद है जो हमें पटवारी की तरफ से इशू हुआ है, अदालत की तरफ से हमें डिग्री इशू हो गई है, क्योंकि वन साइडेड ये केस चला, ये लोग पेश ही नहीं हुए, मगर इसके बावजूद भी लोग जो हैं वो मुज़ाहमत कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, और इनको अपनी जगह पर वो
बाउंड्री वॉल लगाने नहीं दे रहे। तो उसके लिए हम चाहते हैं कि आला हुकाम भी इस बात का नोटिस लें कि अगर एक बंदा सारी ज़िंदगी बाहर कमाई करके अपने लिए कोई जगह बनाता है कि वो अपना बुढ़ापा यहाँ पर गुजारेगा। ये मरी की खूबसूरत वादी है, यहाँ पर बहुत लोग सुकून महसूस करते हैं, तो इसी वजह से इन्होंने यहाँ पर अपने पाकिस्तान खूबसूरत मुल्क में ये छोटी-सी जगह लेकर अपना घर इन्होंने छोटा-सा बनाया है, यहाँ पर एक फार्म हाउस टाइप। और उसमें ये कहते हैं कि जी मैं अपनी आखिरी ज़िंदगी गुज़ारना चाहता हूँ, मगर ये यहाँ के लोग जो हैं, मुकामी लोग, वो इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, जिसका आला हुकाम को भी नोटिस लेना चाहिए। मज़ीद पूछते हैं कि उनकी क्या तवक्कुआत हैं हुकूमत से, या वो क्या करना चाहते हैं? शेख साहब, आप ये बताइए कि मज़ीद आप क्या चाहते हैं कि क्या इक़दामात होने चाहिए? मैं ये चाहता हूँ जी कि हुकूमत ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को अपनी बैकबोन तो कहती है, और ख़ासकर मैं ज़िक्र करूँगा गल्फ़ वालों का, क्योंकि मज़दूर तबका वहाँ पे ज़्यादा है और वही सबसे ज़्यादा फ़ॉरेन एक्सचेंज आपको देता है, क्योंकि वो 100-200 रियाल या रख लेता है अपने खाने के लिए, बाकी भेज देता है, क्योंकि उसके पास और तो कोई ऑप्शन है नहीं वहाँ पे। तो इन लोगों को ख़ासकर जो गल्फ़ के हैं, उनके लिए मैं हुकूमत से रिक्वेस्ट करूँगा कि उनको फ़ैसिलिटेट किया जाए, ना इतना किया जाए कि जी आप हमारी बैकबोन हैं, हम आपसे बड़े खुश हैं, ये काफ़ी नहीं है। उनकी हिफाज़त भी करनी, उनकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट भी रहे, और उनकी जायदादों को कब्ज़ा ना करने पे लोगों को मजबूर किया जाए कि उनकी जायदादों पे कब्ज़ा ना किया। जायदाद पे कब्ज़ा होता ही इस वजह से है कि वो मौजूद नहीं होते, तो उनके पीछे बीवी बच्चे होते हैं या बीवी बच्चे नहीं होते, तो उस सूरत में वो आ जा भी नहीं सकते उन जगहों पे। तो इस वजह से एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये है कि इन पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी गल्फ़ के हैं, इनके लिए फैसिलिटेट करना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि पहले एक 10% का कोटा होता था हर सोसाइटी में, सीडीए में, सब जगह में। अब वो कोटा सिस्टम आप सब ख़त्म कर दिया हुआ है इन्होंने। तो हमें इधर-उधर जगह लेनी पड़ती है ज़्यादा से ज़्यादा, और ताकि हम अपने लिए कोई जगह बना सकें। फिर ये जो जितने भी प्राइवेट सोसाइटीज़ बनी हैं, इनके अंदर उन्होंने ओवरसीज़ के नाम से एक रखा तो होता है, लेकिन उसमें कोई डिस्काउंट नहीं होता, कोई उसमें कुछ नहीं, आम लोगों की तरह होता है। तो आम लोगों की तरह देने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं मुझे नज़र आता। पाकिस्तानियों के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पास इतने पैसे नहीं होते, जितने ये तवक्को करते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा अहम इश्यू ये है कि आप गवर्नमेंट मुलाज़मीन की तरह इनके पैसों से ज़रूर देते हैं। गवर्नमेंट मुलाज़मीन को आप हॉस्पिटल्स में एक ट्रीटमेंट के लिए अलाउ किया हुआ है कि वो ट्रीटमेंट ले सकते हैं, और फिर आपने आम पब्लिक को सेहत कार्ड भी दिया हुआ है। ओके, गुड, अच्छी बात है। लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को किसी हॉस्पिटल में कोई गुंजाइश है, जब भी जाए ओवरसीज़ पाकिस्तानी, क्योंकि सारे अमीर तो नहीं है, लेबर तबका लोग हैं, जब जाते हैं तो वो कह देते हैं जी पैसे नहीं है, नहीं है तो आप चले जाएँ वहाँ पे, जाके वो ज़कात फ़ंड में से पैसे ले लें और वो फ़ार्म फिल करें। उनकी तौहीन होती है इस तरह से, उनकी ज़िल्लत होती है इस तरह से। वो दवाई के बगैर, बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ जो पाकिस्तान में आके दवाई के बगैर मर गए हैं यहाँ पे, सारी उम्र कमाने के बाद यहाँ आके। और लोगों का ख़्याल है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितने भी हैं वो सारे बहुत पैसा कमाते हैं। नहीं, नहीं, वो जो गल्फ़ वाले हैं वो नहीं, वो सिर्फ़ गुज़ारा करते हैं, पीछे 2-2 3-3 फैमिलियाँ पालते हैं, अपने भाइयों की, अपनी बहनों को पालते हैं। उनके पास यही ऑप्शन है, और फिर उनके पास और ऑप्शन नहीं है कि वो आके यहाँ भी रहें और वहाँ भी रहें, जैसे कि यूरोप और अमेरिका और लंदन वालों का, उनके पास ड्यूल नेशनैलिटी है। अभी वहाँ उनका सेटअप ठीक है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ के भी सेटअप कर लेते हैं। इनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। इनके लिए ज़रूरी है, इनके बच्चों की तालीम के लिए कोटा होना चाहिए हर जगह पे, ताकि वो बच्चों को तालीम यहाँ दिला सकें। बहुत से पाकिस्तानी हैं जिनको यहाँ पे कोटा ना मिलने की वजह से वो फ़ॉरेन के कंट्रीज़ में भिजवाते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए। मैं ख़ासकर गल्फ़ वालों की परेशानी के बारे में ज़िक्र करता हूँ, क्योंकि मैंने गल्फ़ में 42 ईयर्स गुज़ारे हैं, और मैं वहाँ के लोगों के बारे में सिर्फ़ बात कर सकता हूँ। बाकी जो यूरोप अमेरिका वाले हैं, उनको बड़े अच्छे पैसे मिलते हैं, उनको फैसिलिटी मिलती है, वो अपना घर ले सकते हैं, वो बैंक से लोन ले सकते हैं, सब कुछ। गल्फ़ वालों को कुछ नहीं मिलता। इसके ऊपर शेख साहब हम पूरा एक मुकम्मल प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा उनकी जो है ना वो नुमाइंदगी करते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो गल्फ़ के रहने वाले हैं। इसके ऊपर हम मुकम्मल प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, फ़िलहाल हम बात करते हैं इस जगह की। यहाँ पर आपने क्या सोचकर जगह ली थी, या आपको कैसी ये जगह लगी थी? थोड़ा-सा इसके बारे में बताएँ। ये तरेट है, मौज़ा तरेट है। इसमें जगह लेने का असल मकसद ये था कि एक तो यहाँ से बिल्कुल ये मिड ऑफ़ द इस्लामाबाद और मरी है। तो अगर मुझे मरी जाना हो तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ, अगर इस्लामाबाद को काम हो तो जा सकता हूँ। एक छोटे-से कमरे बनाए हैं, 2 कमरे। तो मैंने यहाँ रहना चाहता था कि अब मेरी ओल्ड एज में चला गया हूँ, तो मैं ज़रा थोड़ा बाहर निकल के ज़िंदगी को आसानी से गुज़ारना चाहता हूँ। लेकिन मुझे यहाँ के लोगों ने इतना अपसेट किया हुआ है कि मैं जब भी बाहर चला जाता हूँ तो यहाँ कोई ना कोई कब्ज़ा हुआ होता है। जब वापस आता हूँ तो कोई बात नहीं सुनता। बहरहाल केस मैं विन कर गया हूँ, इसके बावजूद ये लोग मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करके
اور میرے لیبر بیٹھی ہوئی ہے، کام نہیں کرنے دے رہے ان کو۔ جی ناظرین، یہ ہم آپ کو ابھی دکھاتے ہیں کہ یہاں پر انہوں نے لیبر لگائی تھی جس کو روک دیا گیا ہے اور کام نہیں کرنے دیا جا رہا، حالانکہ ان کے پاس اس کی اپنے کیس کی جو انہوں نے ون کیا ہے ڈگری موجود ہے، عکس موجود ہے۔ پولیس بھی تعاون کر رہی ہے، لیکن مقامی لوگوں کی کیا کہتے ہیں ایک جم غفیر یہاں پر جمع ہو جاتا ہے جو کہ احتجاج کرتا ہے، پھر ان کو کام کرنے نہیں دیتا۔ اس کے بارے میں بھی ہم اعلیٰ حکام کو مطلع کرتے ہیں کہ وہ بھی اس بات کا نوٹس لے، تاکہ اگر ایک بندہ اپنی ساری زندگی کی کمائی لے کر پاکستان آتا ہے تو اس کو یہاں پر جینے کا پورا حق ہے، اور جو اس کا حق ہے وہ اس کو ضرور دلایا جائے۔ آپ بھی اپنی قیمتی رائے اس پروگرام میں ضرور دیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک کچھ یہ کہہ ایک سکیں؟ چیز اور ایڈ کرنا اچھا چاہتا ایک ہوں کہ میری غیر موجودگی میں یہ پورا ایک شیڈ بنا ہوا تھا، آپ دکھا سکتے ہیں۔ یہ انہوں نے یہاں سے چوری کر کے اپنے گھروں پہ چادریں وادریں لگا کے گھر بنا لیا، لیکن میرے پاس اس کا پروف کوئی نہیں ہے، اس لیے میں اس کو کہتا ہوں کہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں۔ یہ کوئی چیز چھوڑتے نہیں ہیں، درخت تک انہوں نے کاٹ کے ہضم کر گئے ہیں۔ جو آندھی سے درخت گرتے ہیں، درخت ایک بہت اچھی چیز ہے جو مجھے یہاں بڑی پیاری لگتی ہے، اور میں درختوں کے معاملے میں تو میں بہت ہی سیریس ہوں کہ درخت جو ہے وہ ہونے چاہیے، کاٹنے نہیں چاہیے۔ یہ چیڑ کے درخت لگے ہوئے اتنے خوبصورت لگتے ہیں اور اس سے ہماری صحت کو بھی فائدہ ہے، لیکن یہ لوگ کسی چیز کو نہیں چھوڑتے۔ جیسے ان کو پتہ لگتا ہے کہ باہر کا آدمی ہے تو باہر کے آدمی کے ساتھ یہ اسپیشل اس طرح کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، اور ظاہر ہے یہ اپنی برادری یہاں سارا سسٹم ہوتا ہے۔ ہم لوگ تو باہر سے آتے ہیں اور آ کے یہاں آباد ہونا چاہتے ہیں، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے علاوہ اور لوگوں کے لیے بھی گورنمنٹ کوئی ایسا لا پاس کرے کہ جس میں ان لوگوں پہلے بھی لا پاس کیا، اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتی۔ ایسا ہو کہ جس کا فوری طور پہ ایکشن ہو اور فوری طور پہ ان لوگوں کو روکا جائے کہ ناجائز زیادتی نہ کریں لوگوں کے ساتھ، کیونکہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں بڑی محنت سے پیسہ کماتے ہیں اور وہاں پہ فاقے تک بھی کاٹ کے پیسہ جمع کرتے ہیں اور اپنے بیوی بچوں کو پالتے ہیں۔ گورنمنٹ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ لوگ پیسہ بھیجتے ہیں، اس کے علاوہ یہ اپنے بیوی بچوں کو اور رشتہ داروں کو بھی پالتے ہیں یہاں پہ، تو یہ حکومت کا فرض ہے کہ سب کو ایکول ملنا چاہیے، تو یہ تو حکومت کی مدد کرتے ہیں، حکومت کو بھی ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ جی ناظرین، آپ نے سنا کہ شیخ صاحب کا کہنا ہے کہ یہاں پر انہوں نے ایک شیڈ بنایا ہوا ہے جو ان کی غیر موجودگی میں یہاں کے مقامی لوگ وہ اکھاڑ کے لے گئے ہیں۔ درخت جو ان کی پراپرٹی میں موجود ہیں وہ اکھاڑ کے لے گئے ہیں، لیکن یہ ایک انتہائی غیر مناسب اقدام ہے۔ اس کے اوپر حکومت پاکستان کو کوئی نہ کوئی اقدام ضرور کرنا چاہیے تاکہ ان کی پراپرٹی محفوظ رہ سکے۔ آپ بھی اپنی قیمتی رائے ہمیں اس پروگرام میں ضرور دیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔